गुड इवनिंग एवरीवन। ड्रीम मार्च के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं अनिल जहांगीर और इस सेशन में हम 17 मार्च के जो कुछ हमारे आर्टिकल्स बचे हुए थे उन्हें एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारा पहला आर्टिकल है क्वाड से रिलेटेड। जो जैसे ही क्वाड के मीटिंग हुई, तो जैसे क्वाड की फर्स्ट मीटिंग हुई, जो ऑफिशियल फर्स्ट मीटिंग हुई, तो उसके बाद जो चीन ने रिस्पॉन्स दिया था, तो चीन ने क्या बोला कि ये तो एक समुद्री जहाज है, ये तो कुछ भी नहीं है हमारे सामने, ये तो एक फोम सा है जो अभी सा समुद्र में उपन रहा है। उसके अलावा क्या बोला कि भाई ये तो एशियन नाटो की तरह है, एक मिलिट्री अलायंस धीरे धीरे बन जाएगा। तो एक बार इससे पहले भी एक आर्टिकल आया था, तब मैंने डिस्कस किया था, सॉरी मैंने इसमें नोट्स डाले थे मैंने ग्रुप पे कि 2007 के बाद जिस तरह से 2007 का आइडिया था क्वाड का, वो आज इतना उभर क्यों रहा है। तो हमने उस टाइम पे देखा था कि इंडिया उस टाइम की चाइना को 2007 में काउंटर करने वाला कोई नहीं था। ग्लोबल सप्लाई जो मैन्युफैक्चरिंग बेस थे वो चाइना में बेस्ड थे, लेकिन आजकल इंडिया नया मैन्युफैक्चरिंग बेस बन रहा है, तो काउंटर करने के लिए कोई है। तो ये एक रीजन था। और उस टाइम पे चीन इतना आक्रामक नहीं था तो जितना आज बढ़ गया है। तो ये दो पॉइंट हमने उस दिन देखे थे। तीसरा पॉइंट वही कि चारों के राष्ट्रों के नेता बदल गए हैं, है ना। आबे भी गए, मोदी जी भी उधर से मोदी आ गए, सब अलग अलग चारों राष्ट्र के नेता बदल गए, तो आपस में कुछ डिफरेंस भी धीरे धीरे रिजोल्व हुए हैं। उसके अलावा चीन का जो सबके साथ ट्रेड है वो काफ़ी बढ़ गया है, सबके साथ ट्रेड डिफिसिट है, ट्रेड वार जैसी सिचुएशन चलती रहती है। यूएस का तो खैर आपको पता ही है, हमारा भी कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, इतना सारा जो हमारा डेफिसिट है। उसके अलावा उस टाइम पे अमेरिका और चाइना के संबंध इतने बिगड़े भी नहीं थे जितने आज बिगड़े हुए हैं। जब ट्रम्प के बाद से काफ़ी कुछ बिगड़ गया है। इसके अलावा चौथा क्या है कि जब ये 2007 में था, तब जब जैसे क्वाड का प्रपोजल दिया आबे साहब ने, जो जापान के उस टाइम के थे आबे थे, उन्होंने जब प्रपोजल दिया तो इंडिया ने कुछ ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं दिया, क्योंकि हम चीन को ये नहीं दिखाना चाहते थे कि हम आपके अगेंस्ट कोई अलायंस बना रहे हैं। लेकिन जब से इनकी एक्टिविटी पिछले 13-14 सालों में इतनी बढ़ गई है कि हमें मजबूरन इस तरह का कुछ स्टेप लेना पड़ रहा है। लेकिन तब भी हम यही बोल रहे हैं कि ये किसी पर्टिकुलर देश के अगेंस्ट नहीं है, ये सबके लिए ओपन है। ऑब्वियसली जो चाइना की नीतियां हैं, जो साउथ चाइना सी में हो गई या इंडो पैसिफिक ओशियन में हो गई, उसके अगेंस्ट ये कहीं ना कहीं है। तो अब ये हमने डिस्कस कर लिया कि अमेरिका और चीन का जो ट्रेड वार बढ़ गया था, उसके बाद क्वाड में थोड़ा एक्टिव होने लग गए लोग। 2007 में जो क्वाड के नेताओं की नींद खुली और उन्होंने चीन के जो सिल्क रोड है, जो बेल्ट एंड BRI इनिशिएटिव है, जिसकी तरह वो एक तो लैंड रूट के थ्रू, एक ओशियन रूट के थ्रू, दो रूट बनाना चाहते हैं। तो ये उसका विरोध स्टार्ट हुआ। इंडिया का जो गलवान वैली हो गया, डोकलाम हो गया, तो इंडिया का इशू हो गया। जापान का तो चाइना के साथ हमेशा रहता ही है, हिस्टोरिकल रीजन है। उसके अलावा अमेरिका का ट्रेड वार हो गया। तो इस तरह से तीनों देशों का, और ऑस्ट्रेलिया का अभी रिसेंटली हो गया था कि कोरोना के टाइम पे भी काफ़ी हो गया था। ऑस्ट्रेलिया में ऐसा है ना कि चीन का इन्वेस्टमेंट काफ़ी है वहाँ पे, है ना, और वहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं उनको काफ़ी कुछ फंडिंग चाइना से आती है। इसके अलावा जब कोरोना के टाइम पे ऑस्ट्रेलिया ने डिमांड की कि वहाँ पर वुहान लैब की जाँच होनी है, तब भी चाइना ने रेस्पॉन्स में क्या बोला था कि हम आप पर ट्रेड सेंक्शन लगा देंगे, आपके मतलब काफ़ी कुछ बोल दिया था कि हम आपको ट्रेड नहीं करने देंगे। ये ऐसा काफ़ी हमारे जो चाइना के स्टूडेंट है वो ऑस्ट्रेलिया यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने नहीं आएंगे। तो इस तरह का काफ़ी कुछ बवाल उस टाइम पे भी हुआ था। तो मतलब क्वाड में कितना है, 4 है ना, तो चारों के कुछ ना कुछ बिगड़े हुए। ऑस्ट्रेलिया का मैंने आपको बता दिया, अमेरिका का आपको पता ही है, इंडिया का मैंने बता दिया, जापान के तो हिस्टोरिकल है ही। तो क्वाड का फुल नेम क्या है? क्वाड का फुल नेम यही है कि क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, मतलब सिक्योरिटी डायलॉग। तो सिक्योरिटी से रिलेटेड ये मुद्दा है, मतलब सामरिक सुरक्षा के लिए बनाया गया एक संगठन है। तो क्या पहली बार हम ऐसा कुछ करें? नहीं। हम मलाबार एक्सरसाइज आपको पता ही होगी, कौन कौन पार्टिसिपेट करता है? ऑस्ट्रेलिया, ये USA और जापान। तो अब उसमें ऑस्ट्रेलिया को भी वापस बुला लिया गया है, तो शायद बुला लिया है, आई गेस, आई एम नॉट श्योर, लेकिन पहले ऑस्ट्रेलिया था एक बार। तो मालाबार एक्सरसाइज होती है, तो कहीं ना कहीं हम इस तरह से एक्सरसाइज तो कर ही रहते हैं। हमारी नेवी में इंटीग्रेशन, नेवी में कोऑपरेशन होता ही रहता है। उसके अलावा जिस तरह से एग्रीमेंट हमने साइन किए हैं कि जैसे लॉजिस्टिक शेयरिंग का एग्रीमेंट हमने जापान के साथ कर लिया, रशिया के साथ कर लिया, USA के साथ सबसे पहले किया था, लिमोआ जिसको बोलते हैं। तो मतलब कोऑपरेशन तो हम कहीं ना कहीं बढ़ा ही रहे हैं। तो उसी में नया कदम है क्वाड। तो अब यही बोलते हैं कि जब अक्टूबर 2020 में ये लोग मिले थे, जो इनके फाइनेंस, जो चारों देश कंट्रीज के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, तब तो इन्होंने कुछ, इनके रवैये पर इन सबकी अलग अलग राय थी, तब इन्होंने कुछ
सर्वसम्मति से कोई बयान नहीं दिया था, लेकिन आज ये जब चारों मिले तो इन्होंने एक पूरा स्टेटमेंट भी आया क्वाड का, और साथ में इन्होंने चीन का नाम तक नहीं लिया। इनका बस जोर जो क्वाड का जोर था, अगर आपको भी इंटरव्यू में बोलना है तो ये बोलिए कि क्वाड का किसके लिए, क्वाड का ये कोरोना का मुकाबला चारों राष्ट्र मिलकर कैसे कर सकते हैं। ऑब्वियसली इनडायरेक्टली चाइना को ही टारगेट कर रहे हैं, लेकिन ऑफिशियली तो कभी नहीं बोलेंगे ये लोग कि क्वाड चाइना को टारगेट करने के लिए कि हाँ भाई कोरोना से कैसे निपट सकते हैं, है ना, किस तरह हम कोऑपरेशन बढ़ा सकते हैं। तो 3 इन्होंने अलायंस बनाई कि एक वैक्सीन पे काम करेगा, एक क्लाइमेट पे काम करेगा, एक टेक्नोलॉजी पे काम करेगा। तो 3 वर्किंग ग्रुप बनाए थे, हमने डिस्कस भी किया था। तो साफ साफ इन्होंने बोला कि क्वाड कोई चीन विरोधी सैन्य मोर्चा नहीं है, ये सर्व समावेशी उदार संगठन है। मतलब जो भी इंडो पैसिफिक ओशन है उसमें से कोई भी अगर दूसरा स्टेट है वो जुड़ना चाहता है, जैसे सिंगापुर हो गया, वियतनाम हो गया, कोई भी आता है तो सबका स्वागत है भाई, ये किसी के लिए नहीं है, किसी के लिए दरवाजे बंद नहीं है। और यही है कि आपस में कोऑर्डिनेशन बढ़ाएंगे, हम टेक्नोलॉजिकल कोऑर्डिनेशन बढ़ाएंगे, और जो क्लाइमेट चेंज है, जो जलवायु से रिलेटेड जो मुद्दे हैं उन पर कदम उठाए जाएंगे। तो जहां तक भारत का सवाल है, अगर ये सिर्फ मिलिट्री अलायंस होता, ओनली सिर्फ मिलिट्री की बातें होती, इस तरह की क्लाइमेट की नहीं होती, वैक्सीन डिप्लोमेसी, टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन, ये सब अगर हमारी बातें नहीं होती तो हम इसमें शामिल ही नहीं होते हैं। यही राइटर बोलना चाहते हैं, क्योंकि शीत युद्ध के टाइम पे भी आप देखिए, जब कोल्ड वार चल रहा था तब भी इंडिया, और 1970 में जब हमने बांग्लादेश के टाइम पे एग्रीमेंट साइन किया था रशिया के साथ, तब भी हमारी क्लोजनेस इतनी बढ़ गई थी, लेकिन तब भी हम सोवियत संघ में शामिल नहीं हुए थे ना, कभी रूसी गुट का हम सदस्य नहीं बने। तो हमेशा हमारी ऑटोनॉमी को लेकर चलते हैं। जब भी हम पहले भी अगर हमारी नाम पॉलिसी, आजकल तो हम नाम को इतना फॉलो नहीं कर रहे, नेम पॉलिसी जब भी हम करते थे, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, तब भी हम किसी के ग्रुप में शामिल नहीं हुए। तो राइटर यही बोलते हैं कि अब भी हम किसी के ग्रुप में शामिल नहीं हो रहे हैं, पर्टिकुलरली मिलिट्रीली किसी को टारगेट करने के लिए। अगर हम क्वाड बनाया है तो ये किसी देश को टारगेट करने के लिए नहीं है, इसमें हम बाकी कोऑपरेशन करेंगे इनडायरेक्टली, तो फिर चाइना के लिए ही है, आप सबको ही पता है। और देखो इंडिया की बात नहीं है, बाइडेन भी नहीं चाहते कि चीन को, जो ट्रंप के साथ थोड़े रिलेशन बिगड़े थे वो थोड़े सुधरे हैं, तो वो खुद भी अभी चीनी राज कूटनीतिक से मिल रहे हैं। अब बात करनी है अगर आपको, तो हमेशा यही है कि 2017 का जो शांग्रीला डायलॉग था जो श्रीलंका में होता, तब इंडिया ने बोला था कि हम हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बरकरार रखेंगे, कुछ भी होगा हमारे निर्णय हमारे किसी दूसरे देश के पॉलिसी से प्रभावित नहीं होंगे। हम इंडो पैसिफिक में हमेशा बात करते हैं सागर की, कि सिक्योर ग्रोथ फॉर ऑल, सबका विकास संभव है इंडो पैसिफिक में। तो हम सागर पर्सपेक्टिव को बात करते हैं, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी जो हमने शांग्रीला डायलॉग में बात की थी। तो आप ये हो गया क्वाड का। चलते हैं आगे कि कोरोना के इस दौर से हम कैसे निकले, कि कोरोना की सेकेंड वेव आ रही है, कुछ स्टेट बोल रहे हैं कि हम लॉकडाउन लगा दें। तो अगर हम इंडिया जैसे ऐसी कंट्री जहाँ पे है ना डेथ रेट इतनी हाई नहीं है, उल्टा लॉकडाउन लगाने से उल्टा ज़्यादा भारी नुकसान होने का संभावना है। उसके बाद राइटर बोलते हैं कि इसका जिम्मेदार कहीं ना कहीं हमारा समाज भी है, जो पढ़े लिखे लोग हैं वही आजकल जो 2 गज की दूरी है उसको मेंटेन नहीं रख रहे हैं। अभी जो इंडिया इंग्लैंड का T20 मैच हुआ था उसमें लोग बिना मास्क के चले गए थे, तो हमारे उस टाइम पे BCCI ने अलाउ कर दिया था, लेकिन अब जब इतना वायोलेशन हो गया तब BCCI ने बोला कि भीड़ नहीं होगी स्टेडियम में, तो फिर आप पहले ही नहीं जाने देते आप सबको, क्योंकि आप इतनी सारी भीड़ को एक साथ कंट्रोल नहीं कर सकते। अब हमारी जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उसकी जो संबंध निगरानी समिति है, उसने भी जो हमारे दोनों टीके हैं ना, अभी जैसे ये कोविशील्ड का रिव्यू होता है कि 10 देशों में बैन कर दिया है, 10 कंट्रीज ने बैन भी कर दिया था, क्योंकि जो हमने डिस्कस किया था ना कि रक्त का कुछ जम रहा है तो कुछ नुकसान हो रहे हैं इसके, तो उसको डिस्कस करने के लिए तो अभी दोनों वैक्सीन का इंडिया ने बोला कि हम दोनों वैक्सीन के जो दुष्प्रभाव हो रहे हैं, प्रभाव हो रहे हैं, अटकलें हैं, उनकी रिपोर्ट बनाएंगे। तो इसको मेडिकल भाषा में क्या बोलते हैं, फार्माकोविजिलेंस। मतलब नॉर्मल सी प्रक्रिया है, कोई वैक्सीन आएगी उसका इम्पैक्ट देखने के बाद होती है कि भाई क्या इम्पैक्ट है, क्या साइड इम्पैक्ट हो रहे हैं, क्या नहीं है, फीडबैक लिया जाता है। कोई भी दवाई होगी, वैक्सीन होगी, उसका इसी को बोलते हैं फार्माकोविजिलेंस। अब आजकल हमारे यहाँ पर जैसे 25,000 ज़्यादा मामले आने लग गए हैं, तो ये कोरोना का काफ़ी बड़ा संकेत है। 6 राज्य इसके चपेट में हैं। तो राइटर यही बोलते हैं कि 2 ही ऑप्शन है भाई बचने के। सबसे पहला ऑप्शन, फटाफट से टीकाकरण करो सबका जितना जल्दी हो सके। दूसरा यही है
कि आर्थिक गतिविधियां जारी रखते हुए सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करें। मतलब वैक्सीनेशन होना चाहिए। दूसरा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ खुली रहनी चाहिए, क्योंकि अगर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बंद हो गई तो उल्टा ज़्यादा नुकसान होता है। इंडिया ऐसी कंट्री है, तो हमें ये 2 गज दूरी बना के इकोनॉमिक एक्टिविटी कंटिन्यू रखनी चाहिए, ऐसा राइटर का विचार है। तो अभी जिस तरह से मैंने एक बार आर्टिकल पहले भी डिस्कस किया था कि हमें जुलाई तक 30 करोड़ टीके लगाने, ये लक्ष्य है। और आजकल कितना लक्ष्य जा रहा है, उस हिसाब से हमें डेली कितने लगानी चाहिए, 19.5 लाख टीके डेली लगाने चाहिए। लेकिन अभी हम कितना लगा रहे हैं, लगभग एवरेज 4.5 लाख, पिछले 2 महीनों का एवरेज। आजकल तो फिर भी 15 लाख के आसपास आ गए। तो वही है, जो हमारी जो पार्लियामेंट्री कमेटी है जो हेल्थ रिलेटेड मैटर पे, उन्होंने यही बोला कि अगर जिस स्पीड हम टीकाकरण लगा रहे हैं तो फिर तो जुलाई में पूरा ही नहीं होगा, साल लग जाएंगे, पूरा 2021 इसी में निकल जाएगा। तो वही है कि हमें टीकाकरण की स्पीड बढ़ानी चाहिए, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ खुली रखनी चाहिए, 2 गज की दूरी बनाए रखनी चाहिए, तब जाकर हम कोरोना के इस भंवर से बाहर निकल सकते हैं। आगे, रेलवे का निजीकरण नहीं होगा, ये साफ साफ बोल दिया गोयल साहब ने। और उन्होंने ये बोला कि रेलवे को पूरी तरह से निजी हाथों में नहीं सौंपा जाएगा। रेलवे इंडिया, भारत के लोगों की संपत्ति है और हमेशा बनी रहेगी। अब उन्होंने थोड़ा क्रिटिसिज्म किया कि वैसे तो रोड भी पब्लिक होते हैं, तो उस पर क्या, रोड भी सारे सरकारी होते हैं, क्या उन पर प्राइवेट गाड़ियां नहीं चलते हैं? तो उनका मतलब ये है कि जो रेलवे का ट्रैक है, उन पर अगर हम कोई प्राइवेट ट्रेन चलाने को अलाउ कर रहे हैं, तो उसका मतलब ये नहीं कि हमने पूरा रेलवे को ही प्राइवेटाइज कर दिया। क्योंकि रेलवे को अगर हम किसी, जो हमारा जो रेलवे का विजन है, हमने 2030 के लिए एक मस्त सी योजना बनाए रखी है। मैंने गोयल साहब बोल रहे हैं कि हमने 2030 के लिए एक योजना बनाई है। हम चाहते हैं 50 बढ़िया से मॉडल स्टेशन तैयार हो। अब इन सब के लिए पैसा चाहिए हो। अकेले दिल्ली स्टेशन के लिए हमें 5000 करोड़ चाहिए, अमृतसर स्टेशन के लिए 230 करोड़ रहे, 230 करोड़ चाहिए। तो भाई ये पैसा कहाँ से लाएंगे? तो अगर कुछ रूट पर अगर हम प्राइवेट ट्रेन चलाने की आज़ादी दे रहे हैं तो ऑब्वियसली उससे पैसा आएगा, उससे हम रेलवे को और अच्छा कर पाएंगे। और उन्होंने बोला कि जो रेलवे के प्रोजेक्ट होते हैं उनमें जो लैंड एक्विजिशन के मामले होते हैं उनमें राज्य सरकारों को सहयोग करने की जरूरत है। क्योंकि जो अभी जो बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट है हमारा मुंबई अहमदाबाद के बीच, उसमें महाराष्ट्र सरकार ने जमीन उपलब्ध नहीं करवाई है। तो ये पूरा तो खैर मैं डिस्कस नहीं कर पाऊंगा, प्राइवेटाइजेशन ऑफ रेलवे हम किसी दिन देखेंगे। आगे चलते हैं। राजस्थानी एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट। तो आज का आर्टिकल ये है कि राजस्थानी को मान्यता के लिए 133 एमएलए लिख चुके हैं सीएम को पत्र। तो कई सारे जो हमारे एमएलए हैं वो सपोर्ट में आ रहे हैं कि राजस्थानी को हमारी राज्य भाषा का दर्जा मिले। क्योंकि अभी हमारा जो राजस्थान ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट है 1956, वो क्या बोलता है कि हमारी जो राजस्थान की ऑफिशियल लैंग्वेज है वो कौन सी है? तो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है हिंदी। कौन सी लिपि में? देवनागरी लिपि में। हमने तो आप सब मतलब डिमांड उठती रहती है कि राजस्थानी को 8th शेड्यूल में डाला जाए। फिर पहले 8th शेड्यूल में डालने से पहले हमें हमारे खुद के राज्य की राजभाषा तो बना ले हम। लेकिन आप 8th शेड्यूल में डलवा रहे हो कि हाँ इतना रिकॉग्निशन है, फिर पहले खुद के राज्य में तो लगवा लो। तो उसके लिए 133 एमएलए लेटर लिख चुके हैं। अब दिक्कत क्या आ रही है? राजस्थानी को राज्य भाषा में दिक्कत क्या आ रही है? भाई देखो, पहली सबसे बड़ी दिक्कत आप सबको पता है कि राजस्थानी कोई एक यूनिफॉर्म नहीं है कि हमारे जो 33 जिले हैं, सारे जो जिले हैं उनमें सिर्फ एक ही फॉर्म बोली जाती है राजस्थानी को। नहीं, हाड़ौती साइड में हाड़ौती बोली जाएगी, फिर उधर ढूंढाड़े बोली जाएगी, फिर मारवाड़ी बोली जाएगी, मेवाड़ी बोली जाएगी। तो इतने सारे ब्रिज भाषा बोली जाएगी, कितने सारे डिफरेंस आ गए, कितने सारे वेरिएंट है। इवन बाड़मेर में ले लो 3-4 टाइप की मारवाड़ी बोली जाएगी। तो ये कितने सारे वेरिएंट है। तो एक लैंग्वेज राजस्थान के होना थोड़ा डिफिकल्ट है, ऐसा कुछ लोग बोलते हैं। तो पहला इशू तो ये हो गया। दूसरा इशू ये है कि हमारे पास कोई यूनिक कोड नहीं है ना, एक यूनिफॉर्म कोड नहीं है। मतलब राजस्थानी है, अब राजस्थानी है तो क्या सिर्फ बोलने के लिए होगी? नहीं, कुछ फॉन्ट भी होने चाहिए ना। तो एक कॉमन, चलो ठीक है, जो जितने भी हमारी राजस्थान की छोटी लैंग्वेज है, हाड़ौती वाड़ौती, सबको मिलाकर अगर हम एक जो कॉमन जो हमारी लैंग्वेज है राजस्थानी, जिसमें हम समझ भी लेते हैं, जिस तरह वीणा के गीत आते थे तो हम सब समझते थे, सब राजस्थानी लोग। तो कहीं ना कहीं अगर हम एक लैंग्वेज भी डेवलप करते हैं तो हमारे पास एक कोड होना चाहिए कि हाँ इस अक्षर का मीनिंग ये होता है। मतलब जैसे ABCD होती है ना, अ से ग तक हमारे पास वर्णमाला होती है, उसी प्रकार से हमारे पास इसका भी लैंग्वेज का भी कोड होना चाहिए कि इसमें ड़ को कैसे लिखेंगे, है ना। तो कई से जो है एक कोड होना चाहिए। तो इसी पे हमारा स्टेट गवर्नमेंट है, जो हमारा राजस्थान स्टेट आर्काइव बीकानेर है, वो काम कर रहा है। जो हमारी सीडेक है, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन की, वो इस पर एक प्रोजेक्ट करिए ताकि राजस्थानी लैंग्वेज जो हमारे राजस्थान के 8-9-10 जो कल्चर हैं, 9-10 जो लैंग्वेज है लोकल, उनको मिलाकर जो एक लैंग्वेज बनाई जा रही है, ताकि हर फॉन्ट का एक सिंबल हो, एक वर्ड का एक सिंबल हो, ताकि फिर तब जाकर हम उसको कंप्यूटर में दे पाएंगे, तब जाके तो ट्रांसलेशन पॉसिबल हो पाएगा। राजस्थानी टू हिंदी, हिंदी टू राजस्थानी या राजस्थानी टू इंग्लिश, इस तरह के हो पाएगा। तो हमारे पास एक यूनिकोड होना चाहिए, तो उसी पर काम चल रहा है।
तो क्या ये जो लैंग्वेज थी राजस्थानी, क्या अभी हम लगा रहे हैं तो राज्य भाषा बन गई? देखो भाई, 1857 से पहले की क्रांति से पहले जो हमारे कई सारे जो छोटे राष्ट्र थे, है ना, बूंदी हो गया, जयपुर हो गया, जोधपुर हो गया, तो ये यहाँ पे उनकी लोकल लैंग्वेज पहले ऑफिशियल लैंग्वेज हुआ ही करती थी। उस टाइम पे थोड़ी हिंदी चला करती थी। तो ऐसे नहीं कि हम वापस से नहीं ला सकते, हम बिल्कुल ला सकते हैं। सबसे बड़ा चैलेंज तो यही है कि सबके लिए एक कॉमन फॉन्ट डेवलप करना, क्योंकि ये 8-10 लैंग्वेज मिक्स हो जाएंगी हमारी राजस्थानी में। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है और इसी पर काम चल रहा है यूनिकोड का। तो ये हमने जो सबसे बड़ा चैलेंज था वो डिस्कस कर लिया। उसके बाद चलो ठीक है, मान लो एक बार ये राजभाषा हो गई, तो फिर हम बात करेंगे कि अब इसको 8th शेड्यूल में डाला जाए। तो अब 8th शेड्यूल के फायदे क्या होते हैं भाई? देखो, आर्टिकल 19 में सबको पता है कि सिटीजन के पास राइट है कि वो हमारे अपने लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर को प्रोटेक्ट कर सके। तो उस हिसाब से हमारी जो 8th शेड्यूल, ये तो हो गया सबके लिए। बाकी जो 8th शेड्यूल है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें कितनी लैंग्वेज है? 22 लैंग्वेज है। सबसे लेटेस्ट कौन सी जोड़ी गई थी? डोगरी, मैथिली और संथली। कब जोड़ी गई थी? 2003 में, 92वां अमेंडमेंट हुआ था। उसके बाद से कई सारे डिमांड चलती रहती है कि भाई हमारी लैंग्वेज को भी, भोजपुरी को भी आप 8th शेड्यूल में डालो, तुल्लू को भी आप 8th शेड्यूल में डालो, राजस्थानी को भी 8th शेड्यूल में डालो। तो भाई ऐसे सबको ऐड हो, मतलब कोई भी उठ के आ जाएगा कि हमारे डालो। तो कुछ एक क्राइटेरिया होना चाहिए ना, एक ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया होना चाहिए कि किस लैंग्वेज को हम 8th शेड्यूल में डालेंगे। तो इसके लिए एक कमेटी भी बनी थी। कौन सी कमेटी बनी थी? सीताकांत मोहपात्रा कमेटी बनी थी, जिन्होंने एक क्राइटेरिया दिया था कि लैंग्वेज, कौन सी लैंग्वेज को 8th शेड्यूल में डाला गया है। लेकिन गवर्नमेंट की ये रिपोर्ट अभी तक गवर्नमेंट के कंसिडरेशन में, मतलब पब्लिक नहीं की गई है। तो फायदे क्या होते हैं 8th शेड्यूल में डालने के? 8th शेड्यूल में डालने के फायदे ये होते हैं, देखो, जो हमारी साहित्य अकेडमी है उसको, राजस्थानी को उससे रिकॉग्निशन मिल जाएगा। तो राजस्थानी एक साहित्य अकादमी के जो अवार्ड होते हैं उसमें अभी शायद 21 अवार्ड और एक 1+ मिलता है, मतलब 21, ये 22 मिलते हैं, शायद 22 भाषाओं में अवार्ड मिलते हैं, साथ में +1 करके राजस्थानी को अलग से दिया जाता है। तो जो साहित्य अकादमी है उससे रिकॉग्निशन मिल जाएगा। उसके अलावा क्या है, जो हमारी अभी जो राजस्थानी एक बार पूरी बन जाएगी, फॉन्ट बन जाएंगे, तो उसके बाद क्या होगी, राजस्थानी की ट्रांसलेशन, जो कई सारे हमारे पुराने ग्रंथ हो गए उनके हिंदी में ट्रांसलेशन हो पाएंगे, इंग्लिश में ट्रांसलेशन हो पाएंगे, तो मल्टीपल लैंग्वेज में ट्रांसलेशन हो पाएंगे। तमिल तेलुगु वाले भी राजस्थानी कल्चर के बारे में पढ़ सकेंगे। इसके अलावा क्या होगा कि जो हमारे MPs हो गए, MLAs हो गए, तो ये पार्लियामेंट हो गया, स्टेट असेंबली हो गया, तो उनमें जो ओथ ली जाती है तो वो अपनी लोकल लैंग्वेज में ले पाएंगे, राजस्थानी में ले पाएंगे बड़ी ठाठ बाट से। उसके अलावा क्या होगा कि जैसे IAS में ऑप्शनल हो गया, तो जिस तरह से अभी ऑप्शनल होते हैं ना कि तमिल हो गया, तेलुगु हो गया, तो उसी तरह एक राजस्थानी भी ऑप्शनल होगा। तो हमारे राजस्थानी भाई बहन अपनी मातृभाषा में पेपर दे पाएंगे। सेंटर की तरफ से प्रमोट करने के लिए अलग से फंड मिलेंगे। तो इस तरह के कई सारे बेनिफिट हमें 8th शेड्यूल में मिलते हैं। एक ये डिक्लेरेशन आप याद रख सकते हो, यूनेस्को का है, यूएलयू प्रोक्लेमेशन। ये भी वही है कि लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी होती है किसी कंट्री की, उसको प्रमोट करना चाहिए। तो जो हमारे राजस्थानी है ये थोड़ी इंडेंजर में है, क्योंकि आप खुद ही देखिए जयपुर वाला जो एरिया है उसमें धीरे धीरे सब हिंदी बोलने लग गए, तो धीरे धीरे राजस्थानी कोई जानते ही नहीं है। तो ऐसे तो धीरे धीरे सारे जिलों में हिंदी का कल्चर इतना बढ़ गया ना कि तो एक दिन तो राजस्थानी जो हमारी लोकल लैंग्वेज है वो खत्म ही हो जाएगी, इंडेंजर। तो 2016 में हमारे अर्जुन राम मेघवाल जी थे, उन्होंने यही बोला था कि राजस्थानी लैंग्वेज टू सून गेट ऑफिशियल स्टेटस। मतलब 2016 के, आज तो 4-5 साल हो गए, अभी तक तो मिला नहीं, है ना। तो उन्होंने ये बोला था कि सर एक कमेटी बनी हुई है, उस पर बात चल रही है, 3 लैंग्वेज को पर बात चल रही है कि इनको 8th शेड्यूल में डालना है। तो कौन कौन सी थी? एक राजस्थानी, एक भोजपुरी, एक शायद तुल्लू पे बात चल रही होगी। तो क्या रिसेंट गवर्नमेंट ने एफर्ट मारी? पुरानी ने नहीं किया, नहीं, पुरानी ने भी किया कि राजस्थानी रथ यात्रा निकाली थी। तो मतलब हम सब चाहते हैं कि राजस्थानी को रिकॉग्निशन मिले। तो जब आपका स्टैंड बोला जाए तो आपका भी यही स्टैंड होना चाहिए कि हम चाहते हैं कि राजस्थानी को राज्यभाषा का स्टेटस मिले, उसके बाद 8th शेड्यूल में भी स्टेटस मिलना चाहिए। और ये स्टेट असेंबली ने रेजोल्यूशन भी पास किया था, इवन 2003 में पास कर दिया था कि 8th शेड्यूल में डाला जाए। अभी क्या है, अभी राजस्थानी को क्या है ना कि हिंदी का एक डायलेक्ट मान लेते हैं कि हिंदी की उपभाषा टाइप से है, मतलब जैसे अवधी होती है ना उस टाइप से। भाई ये बताओ डायलेक्ट क्या होती है? यही ना कि मतलब आप उसको समझ सके। अगर कोई राजस्थानी में अगर हम बात करते हैं तो कोई हिंदी वाला समझ पाता है क्या? जो दूसरे स्टेट से, वो बिल्कुल नहीं समझ पाता। तो इसका डायलेक्ट कहाँ पे हुआ? तो इसका भी कुछ क्रिटिसिज्म रहता है। तो आगे बढ़ते हैं।
छात्राओं को दे गुड टच बेड टच का ज्ञान, स्कूलों में लगे सीसीटीवी कैमरे। तो जो हमारे इस एजुकेशन हो, स्कूल शिक्षा है, उसमें विद्यालयों में कभी कभी यौनाचार की जो घटनाएं आती है, बाल उत्पीड़न की जो घटनाएं आती हैं, उनको रोकने के लिए हमें गर्ल्स और बॉयज़ में सिखाना चाहिए कि बेड टच क्या होता है, गुड टच क्या होता है, किस तरह आपको कोई छूता है तो वो एक पिता की हैसियत से छू रहा है या आपको एक हवस की नज़र से देख रहा है। तो कई सारी जो ये टच वाली जो फीलिंग है ना, इसके बारे में हमें बच्चों को और जागृत करने की जरूरत है, ताकि वो अच्छे से स्टेप ले सकें। 1098 पे कॉल कर सकते हैं या फिर वो पेंसिल पोर्टल पर अपनी कंप्लेन दर्ज करवा सकते हैं। तो बच्चों को इस तरह में अवेयरनेस देने की जरूरत है, बच्चों के साथ साथ टीचर्स में भी इस तरह के अवेयरनेस देने की जरूरत है, पोस्को एक्ट की अवेयरनेस देने की जरूरत है। उसके अलावा ये अगला आर्टिकल है, क्या आपको भी देश हित में पेट्रोल और डीजल सस्ते लगते हैं? तो ये जो अभी केजरीवाल का जो देशभक्ति बजट आया है, उसको ये क्रिटिसाइज करते हैं कि ये जो देशभक्ति जो आजकल थोपी जा रही है ना, कि हर जगह झंडे लगाने से देशभक्त बन जाएंगे, मतलब आप सुबह उठो तो आपको, सुबह उठो छत पे जाओ तो झंडा दिखना चाहिए, है ना, ऐसे घूम रहे हो तब भी झंडा दिखना चाहिए, तो ऐसे झंडे लगाने से क्या देशभक्ति आएगी? नहीं। तो राइटर यही बोलते हैं कि इस तरह से देशभक्ति नहीं आएगी। देशभक्ति होती क्या है कि जो हमारी छोटी छोटी बातों में दिखती है, जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने खुद ने बोला है कि अगर स्टेशन पे कोई सामान उठाने वाला कुली अगर ईमानदारी से काम करता है तो वो भी देशभक्ति है। तो ये जो छोटे छोटे काम होते हैं जिसमें हम हमारी ईमानदारी दिखाते हैं, अगर मान लो कोई कूड़ा कचरा सड़क पे फेंकता है तो हम उसी को रोकते हैं, तो ये भी एक देशभक्ति है। कोई अगर हम अच्छा काम करते हैं, कहीं पे किसी वृद्ध की मदद कर, किसी ये मान लो ये गुड टच बेड टच, किसी बालिका पर कुछ इस तरह का अत्याचार जो हमने सुन लिया तो हम तुरंत 10 चाइल्ड हेल्पलाइन में कॉल करते हैं। तो ये एक सब असली देशभक्ति यही है कि सिर्फ झंडा देखने से, मान फील करने से देशभक्ति नहीं होती, या सिनेमा हॉल में खड़े हो जाने से देशभक्ति नहीं होती। अगर हम मास्क लगाकर घूम रहे हैं हर जगह पर, हमारा कोरोना रोकने में हमारा योगदान दे रहे हैं, तो ये भी एक देशभक्ति का पार्ट है। चलते हैं आगे। तो फैकल्टी की कमी दूर करने के लिए लाएंगे विद्या संबलन योजना। सिंपल सी बात है कि जो भी नए गवर्नमेंट कॉलेज, नए गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज कॉलेज जो बनाए गए हैं, तो उनमें जो फैकल्टी की कमी को क्या दूर करने के लिए क्या करेंगे, जो बाहर के जो फैकल्टी है उनको गेस्ट फैकल्टी के तौर पर बुलाया जाएगा। सिंपल सा, इसी को विद्या संबलन योजना बोला गया। परमेश चंद्र कमेटी क्या है? तो भाई देखो 2014 में कमेटी बनाई थी कि जो स्टेट में हमारे राजस्थान में कुछ नए जिलों को अनुगढ़ हो गया, ऐसे कई सारे जिलों की जो डिमांड चलती रहती है, उनमें किस किस जिलों को दिया जाए, क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, तो एक परमिशन कमेटी बनाई थी। तो अभी वो तो बीजेपी टाइम पे थी, अभी कांग्रेस गवर्नमेंट आ गई है, तो उन्होंने बोल दिया कि ये रिपोर्ट अधूरी है, क्योंकि भाई रिपोर्ट में सिर्फ है ना परमेश चंद्र के साइन है, बाकी किसी मेंबर के साइन ही नहीं है। तो मतलब ये तो वन आदमी का हो गया कि बाकी लोगों के ओपिनियन कहाँ है, तो हम इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे। अगला क्या है कि कोटा में बच्चों की मौत के सवाल पर कांग्रेस भाजपा में टकराव। तो ये आर्टिकल में एक बार डिस्कस कर चुका हूँ कि किस प्रकार से क्यों नवंबर दिसंबर के टाइम पर कोटा जो जेके लोन का बार बार केस उठता रहता है, क्यों कितने सारे बच्चों के डेथ होती रहती है, और अब क्या कर रहे हैं कोटा प्रशासन। तो ये एक बार मैं शायद डिस्कस कर चुका हूँ पहले, है ना। उसके अलावा भाई एक कब सुधरेगी पुलिस की कार्यशैली। तो अभी रिसेंटली हमने डिस्कस किया था कि अभी हमारे जो रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस मानते हुए आरपीएस को एक सस्पेंड किया गया है। तो खैर वही ये बोल बच्चन है, आप सबको पता ही है। ये एक अच्छी न्यूज़ है कि जो चंडीगढ़ है, तो वहाँ पर जो हाई कोर्ट है उन्होंने बोल दिया है कि जो दोषी पुलिस अधिकारी है ना, नहीं बन सकेंगे किसी जांच का हिस्सा। तो मतलब जिस तरह से अभी ये वाला केस था, अभी इसमें क्या था कि उन पर खुद पर जो अधिकारी थे आरपीएस, उन पर आर्म्स एक्ट के वायलेशन का कुछ मुकदमा चल रहा था। चलो ये इतना बड़ा हो भी सकता है, नहीं हो सकता, वो बात अलग है। तो उस केस में अगर ऐसे लोगों को आप कोई सेंसिटिव जिम्मेदारी दो ही नहीं, तो यही है कि अगर हम हमेशा कम से कम जो विमेंस रिलेटेड या कोई जो अच्छे बच्चों के मामले हो गए, तो हमें कम से कम जो बिल्कुल क्लियर छवि, जिन पर कोई इवन एक्यूजेशन भी नहीं हो, ऐसे लोगों को विमेन सेल में लगाना चाहिए। तो जो दोषी पुलिस अधिकारी हैं वो किसी भी जांच का हिस्सा नहीं बन सकेंगे। लेकिन ऑब्वियसली कई बार ऑफिसर्स पे एक्यूजेशन चलते रहते हैं, कभी सही भी नहीं होते, फर्जी भी चलते रहते हैं, तो वो सब चीज़ें अलग है। लेकिन हमेशा ट्राई करना चाहिए जिसकी बेदाग छवि हो उन्हीं को इस तरह के मौके दिए जाएं। अगला आर्टिकल वही यार, हमारा राजस्थान थोड़ा सा आजकल विचलित हो जाते हैं ऐसी खबरें पढ़ के। तो अभी प्राइवेट हॉस्पिटल में, ये आपने न्यूज़ पढ़ लेना यार, प्राइवेट हॉस्पिटल के आईसीयू में नर्सिंग कर्मी ने मरीज से किया दुष्कर्म। उसके अलावा ये आपने पढ़े होगा, कोटा का चल रहा था सुकेत का, किशोरी से गैंगरेप केस में एसएचओ लाइन हाजिर, एएसआई सस्पेंड।
उसके अलावा जब अगर इस तरह की प्रेग्नेंट हो जाती है अगर किसी बलात्कार की वजह से, तो क्या होता है कि जो गर्भपात होती है उसकी सीमा, करवाने की सीमा कितनी थी पहले कि 20 वीक का आप गर्भपात करवा सकते हो, अब इसको बढ़ाकर 24 वीक के लिए प्रावधान पास कर दिया गया है। तो जो ये एक्ट है ना, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, इसकी जो टाइम लाइन है उसको 24 वीक कर दिया गया है। पहले क्या था कि 20 ही वीक था कि 20 वीक के बाद आप गर्भाधान नहीं करवा सकते, उसके बाद तो फिर बच्चा पैदा करना पड़ेगा। उसके अलावा क्या है, अभी अब ये आप ये पॉजिटिव में बोल सकते हैं कि पॉजिटिव में क्या हुआ है, तो आपको पता ही होगा कि 2019 आई गेस 2018 या 19, हाँ 19 था, उसमें पॉक्सो एक्ट में अमेंडमेंट भी आया था कि किसी आप नाबालिग के साथ बलात्कार करते हो तो उसमें शायद डेथ पेनल्टी का प्रोविजन आया था। जो सेक्सुअल सेक्सुअल ऑफेंस होते हैं उनमें कैटेगरी को भी काफ़ी ब्रॉड कर दिया गया था। पोर्नोग्राफी रखना, ये सब ऑफेंस माने गए थे। तो उसी को 2019 में अमेंडमेंट आया था। तो आप देखिए कि अभी ये होती है क्विक जस्टिस। तो जिस तरह से पता चल गया कि तो 26 दिन में इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गई, ट्रायल कंप्लीट हो गई और उसको सजा सुना दी गई, मतलब आज उसको जजमेंट मिल जाएगा। तो इसको आप पॉजिटिव में बोल सकते हो कि झुंझुनू में इस तरह हमें फैसले लेने चाहिए। उसके अलावा टिकट विवाद के बाद मनोनीत सदस्य दास गुप्ता का राज्यसभा से इस्तीफा। तो आपको पता ही होगा कि अगर कोई भी मनोनीत सदस्य है तो वो कितने महीनों तक पॉलिटिकल पार्टी से नहीं जुड़ सकता है और कब जुड़ सकता है आप देख लेना लक्ष्मीकांत से। आगे बढ़िए, 15 साल पुराने वाहन 31 मार्च के बाद शहरी एरिया में नहीं चल पाएंगे। तो अभी जो डिपार्टमेंट, जो हमारा ट्रैफिक डिपार्टमेंट है, उसकी नई पॉलिसी आ चुकी है कि 15 साल जो पुराने वाहन होंगे वो जो शहरी एरिया है उसमें नहीं चलेंगे, गांव में जरूर चल जाएंगे। तो इसका यही क्रिटिसिज्म है कि अभी तक हमारी गवर्नमेंट ने कोई स्क्रैप पॉलिसी नहीं है। मतलब पुराने वाहन अगर जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, पहले एक स्क्रैप पॉलिसी तो होनी चाहिए ना, और उसके बाद थोड़ा सा टाइम देना चाहिए ताकि लोग समझ सकें। जो कई सारे पुराने गाड़ियों का बिजनेस करते हैं उनके एम्प्लॉयमेंट का क्या होगा। तो इस तरह की बातें इस आर्टिकल में की गई है। उसके अलावा एयर क्वालिटी कंट्रोल में इंडिया में कोरोना के बाद ऑब्वियसली मूवमेंट कम हो गई थी तो पोल्यूशन कम हुआ, तो एयर क्वालिटी सुधरी है। लेकिन तब भी हमारा दिल्ली दुनिया के जो 10 सबसे प्रदूषित शहर है उसमें तो 9 तो भारत में ही है। राजस्थान का कौन सी सबसे प्रदूषित है भाई, टॉप 30 में कौन आया भाई, भिवाड़ी आ चुका है। ये आप देख लेना, ये देख लेना। स्टेट में जो चांदा जी है हमारे मंत्री जी, खेल मंत्री, उन्होंने पाया कि जो प्राइवेट एकेडमीज हैं जो जैसे मान लो क्रिकेट एकेडमीज हो गई कई सारी जयपुर में, टेनिस की हो गई, ये मनमाना पैसा वसूल करें। एक बच्चे से 8,000, एक बच्चे से 10,000, पर क्रिकेट मैच करवाने के 25,000, है ना। तो ये काफ़ी मनमाना हो रहा है। तो उसको करने के लिए अब राजस्थान में 100 नर्सरी खेल एकेडमियाँ बनेंगे और 16 करोड़ में रिहेबिलिटेशन सेंटर बनेगा। तो ये उनका प्रपोजल है। तो उन्होंने यही किया है कि अब हर ब्लॉक लेवल पे कम से कम एक स्टेडियम होना चाहिए। उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा, तो उन्होंने यही बोला कि जो मेजर ध्यानचंद स्टेडियम योजना, इसी को नाम क्या दिया इन्होंने, मेजर ध्यानचंद स्टेडियम योजना। उसमें जो MLAs के जो फंड होते हैं, सांसद निधि जो होती है, जन सहयोग जो लोगों का पैसा होता है, CSR का पैसा होता है, उन सबसे मिलाकर टारगेट यही है कि प्रत्येक ब्लॉक में एक स्टेडियम हो, ताकि और प्रदेश में जो 100 नर्सरी एकेडमियाँ बनाई जा सकें छोटी छोटी, ताकि कम उम्र में बच्चे खेल सकें और स्टेट का जो स्पोर्ट है उसमें नाम रोशन कर सकें। उसके अलावा अगर कभी खिलाड़ियों को चोट लग जाती है तो चोट से ठीक होने के बाद रिहेबिलिटेशन चाहिए होता है, तो रिहेबिलिटेशन सेंटर होना चाहिए, ना कि उन्हें दूसरी जगह पर जाना पड़े। रेजिडेंसी स्कूल खोले जाएंगे। तो ये सब कुछ आप कर सकते हो। उसके अलावा देखिए कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, अभी एक बच्चा था तो आपने वो ऐड देखा ही होगा ना चॉकलेट वाला, कि कभी कभी कुछ ना करना भी अच्छा होता है। तो बाप ने कुछ काम दिया, वो कुछ किया नहीं और बोला भाई क्यों नहीं किया, तो बोला भाई कभी कुछ नहीं करना भी अच्छा होता है। तो भाई पहुंच गया वकील साहब कोर्ट में, देखो भाई इस ऐड के खिलाफ, ये भारतीय संस्कृति और नैतिकता के विरुद्ध है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसे मजाक के लिए इम्पोर्टेंट। हाँ, बाड़मेर में खुलेगा देश का पहला बाजरा अनुसंधान संस्थान, बस इतना सा काफी है। दिल्ली की तर्ज पर राज्य में वायु प्रदूषण से निपटेगी एंटी स्मोक गन। तो एंटी स्मोक गन हमारे राजस्थान में लाने वाले हैं। एंटी स्मोक गन क्या होती है, वही एक पानी का टैंकर जुड़ा होता है, पानी फेंकते हैं तो जो डस्ट पार्टिकल होते हैं वो नीचे बैठ जाएंगे, सिंपल सा फंडा होता है। कहाँ पर आएगा, अलवर भिवाड़ी में आ चुका है, उसके बाद जयपुर, कोटा, जोधपुर, उदयपुर में आएगा। चलते हैं आगे। तो चीन ने भारतीयों के वीजा में नया अड़ंगा लगाया है। तो ये क्यों है भाई, देखो चीन क्या चाह रहे हैं ना कि जो उनके वैक्सीन है अब उसको ले कोई नहीं रहा है, क्योंकि चाइना का माल है।
तो वो क्या कर रहे हैं कि भाई जो चाइना की वैक्सीन लगा लेगा उसको हम तुरंत वीजा दे देंगे, जो नहीं लगाएगा, जो मतलब उनकी लोकल वैक्सीन है, उसको थोड़ा देरी से दिया जाएगा। तो इस तरह के अड़ंगे लगाता रहता है। अब घर बैठे सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की हार्ड कॉपी मिलेगी, तो ये ई कॉपिंग सॉफ्टवेयर किसके लिए है? घर बैठे सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की हार्ड कॉपी मंगवाने के लिए। उसके अलावा क्या है, समलैंगिक शादियों पर चर्च नहीं दे सकते आशीर्वाद। तो जो रोम के चर्च वालों ने ये बोला है कि देखो भाई ठीक है, आप जो एलजीबीटी कम्युनिटी है, आप आपस में मैन टू मैन, वीमेन टू मैन कुछ भी करो भाई, शादी वादी करो, सब सही है, हमसे आशीर्वाद मांगने मत आना, हम तो बस पति पत्नी को ही देंगे क्योंकि हमारे बस वही लिखा है। तो इस तरह के समाज बदल चुका है, लेकिन हमारे रिलीजियस लीडर अभी भी हमारे पुरानी थॉट पर अटके हुए हैं। इसके अलावा नॉट इम्पोर्टेंट, नॉट इम्पोर्टेंट। तो आज के एडिटोरियल और न्यूज़ में इतना ही। थैंक